हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की वीडियो है। ये वीडियो चैप्टर 8 की है, जिसमें हम बात करेंगे नातेदारी या फिर किनशिप के बारे में। चैप्टर 7 तक की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जो कि सामाजिक समूह तक मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर बीए, एमए, बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो डाली जाती है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नातेदारी या फिर किनशिप। तो नातेदार किसे कहते हैं? यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे रिलेशंस में जो लोग आते हैं, उन्हें तो हम नॉर्मल भाषा में नातेदारी कहते हैं ना। तो नातेदारी का इंग्लिश ट्रांसफॉर्म वर्ड है किनशिप। नातेदारी को इंग्लिश में किनशिप कहते हैं, या फिर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नातेदार या रिश्तेदार को रिलेटिव्स कहते हैं। तो इसी तरह नातेदार को किनशिप भी कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में अगर समझे कि नातेदारी क्या होती है, तो जो हमारे पारिवारिक संबंधों के कारण या फिर दोस्ती या फिर किसी अन्य रिलेशन के कारण जो नातेदारी क्रिएट होती है, वो सभी कुछ नातेदारी के अंतर्गत आता है। नातेदारी का आंग्ल भाषा में किनशिप कहा जाता है, यानी अंग्रेजी भाषा में नातेदारी को किनशिप कहा जाता है। इसके लिए हिंदी में संगोत्रता, बंधुत्व, स्वजन आदि शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में किया जाता है। यानी इंग्लिश में तो किनशिप कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। इसके विपरीत हिंदी में संगोत्रता, बंधुत्व यानी भाईचारे का रिश्ता या स्वजन का रिश्ता, इन सभी का इसके पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। नातेदारी समाज को एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज में कोई भी व्यक्ति बिना नातेदारी, बंधुत्व, स्वजन के जीवन यापन नहीं कर सकता। तो जो किनशिप होती है, जो नातेदारी होती है, वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी समाज में रह रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी मोहल्ले में, मान लीजिए किसी का घर है, तो उसका अपने आस पड़ोस वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ जो इंट्रैक्शन होता है, जो कांस्टेंट इंट्रैक्शन होता है, या फिर जो रिलेशन क्रिएट हो जाता है, चाहे वो बंधुत्व का हो, भाईचारे का हो, सहयोग का हो, तो ये सभी कुछ हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके ही द्वारा हमारा समाज सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलता भी है और विकास के पथ पर आगे भी बढ़ता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से व्यक्तियों के संपर्क में रहता है जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। इन व्यक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वे होते हैं जिनका व्यक्ति से रक्त या विवाह संबंध होता है। यानी हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम जानते हैं, या फिर पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात में और ज़्यादा जानने लगते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे खून के या फिर विवाह के मतलब के आधार पर जो रिश्ते क्रिएट होते हैं। जैसे खून के आधार पर हमारे भाई बहन, माँ बाप, ये सब फूफा फूफी, चाचा चाची, ये सब क्या, ये सब हमारे खून के रिश्ते हैं। इसके विपरीत विवाह संबंधी, लाइक हमारी किसी के साथ शादी होती है तो लड़की के परिवार से लड़के का रिलेशन हो जाता है, लड़की का रिलेशन लड़के के परिवार से हो जाता है। तो ये सभी संबंध विवाह के आधार पर स्थापित होते हैं। तो यहीं रक्त या विवाह संबंधी ही एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से जोड़ता है। यानी ये सभी संबंध जो रक्त से संबंधित या फिर विवाह से संबंधित जो संबंध है, यही एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से मतलब एक रिलेशन में जोड़े रखता है और उनमें एक बंधुत्व या संगोत्रता या स्वजन की भावना विकसित होती है। यही रक्त या विवाह संबंधी व्यवस्था को नातेदारी कहा जाता है। यानी ये जो हमारे किनशिप से जो हमारी नातेदारी होती है, चाहे वो रक्त के संबंधों के आधार पर हो, चाहे विवाह संबंधों के आधार पर हो, जब ये क्रिएट हो जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बंधुत्व, भाईचारा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के कार्य में हेल्प करना, एक दूसरे का दुख दर्द तकलीफ को समझना, इन सभी के आधार पर ये सभी भावनाएं विकसित होती है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम रहते हैं और यही सभी संबंध नातेदारी भी कहलाती है। लुई मेयर ने नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। यानी लुई मेयर कह रहे हैं कि जो हमारे भाईचारा, बंधुत्व का जो रिलेशन है, उसमें सामाजिक संबंधों को जैविक संबंधों में व्यक्त किया जाता है। यानी जैविक संबंध जो हमारे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होते हैं, उसमें व्यक्त किया जा सके। चार्ल्स वेरी के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। यानी चार्ल्स वेरी कह रहे हैं कि नातेदारी व्यवस्था में ऐसे मतलब कि समाज द्वारा
ऐसे मान्यता प्राप्त संबंध आते हैं जिनको वास्तविक और अनुमानित रूप से अनेक संबंधों पर आधारित किया जाता है। मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध आते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। इस परिभाषा में कल्पित संबंधों का तात्पर्य उन सभी संबंधों से जो या तो विवाह संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं या फिर गोद लेने या किसी प्रकार के दूसरे संबंधों से जुड़े होते हैं। यानी मानव शास्त्रीय शब्दकोश कह रहे हैं कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज के द्वारा वो सभी रिलेशनशिप आ जाते हैं जो मान्यता प्राप्त होते हैं, चाहे वो हम किसी को अडॉप्ट करके रिलेशनशिप क्रिएट करें, चाहे रक्त के आधार पर हो, चाहे विवाह के आधार पर हो। रॉबिन फॉक्स ने लिखा है कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से या स्वजन चाहे वास्तविक हो अथवा कल्पित समान रक्त वाले हों। यानी रॉबिन फॉक्स कह रहे हैं कि जो हमारा किनशिप होता है, जो हमारी नातेदारी रिश्तेदारी होती है, उसका तात्पर्य स्वजन के मध्य स्थापित होने वाले संबंध से, यानी दो लोगों के बीच जो सज्जनता से, जो बंधुत्व की भावना के साथ रिलेशनशिप क्रिएट होती है, वे सभी रिलेशनशिप किनशिप में आते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रथागत संबंधों को नातेदारी में अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। रेडक्लिफ कह रहे हैं कि नातेदारी हमारे जो समाज में विभिन्न प्रकार के उद्देश्य बनते हैं, उनको पूरा करने के लिए समाज व्यवस्था एक प्रोसेस के तहत चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि स्वीकृत वंश संबंध है। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक उद्देश्य का एक स्वीकृत वंश है और इसके अंतर्गत वे सभी संबंध आते हैं जो प्रथागत स्वरूप के आधार पर हो। इस प्रकार इन सभी परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार से ही पैदा होते हैं और परिवार पर ही निर्भर भी करते हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक होती है, यानी मान्यता प्राप्त संबंध ही नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी प्राणी शास्त्रीय संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया तो वे नातेदार बन जाते हैं या फिर माने जाते हैं। नेक्स्ट है नातेदार की श्रेणियाँ। तो नातेदार की प्रमुख श्रेणियाँ इस प्रकार हैं, यानी ये श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती है, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन सभी श्रेणियों में नातेदारी को रखा जाता है। पहला है प्राथमिक नातेदारी। तो समूह में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा संबंध प्रत्यक्ष और इतने निकट होता है कि इन संबंधों के बीच कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आता, जैसे कि विवाह या रक्त संबंध के कारण ऐसे संबंध स्वयं ही स्थापित हो जाते हैं। अब जैसे कि किसी पति पत्नी का मतलब विवाह होता है तो उसमें किसी तीसरे का इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। उसी तरह रक्त संबंध में जैसे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, तो इसमें कोई तीसरा शामिल नहीं होता। तो प्राथमिक नातेदार वे सभी होते हैं जिसमें किसी तीसरे का भाग ना हो। द्वितीयक नातेदार वे सभी व्यक्ति जो प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंध है उन्हें द्वितीयक नातेदार कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हैं, जबकि दादा को पिता का प्राथमिक नातेदार होने के कारण हमारा द्वितीयक नातेदार कहा जाता है। यानी जो हमारे फादर हैं वो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे प्राथमिक नातेदार है, जबकि उनके मतलब हमारे फादर के फादर या फिर हमारे दादा हमारे द्वितीयक नातेदार कहलाएंगे। इसी प्रकार पत्नी हमारे लिए प्राथमिक संबंधी है, जबकि पत्नी के सभी प्राथमिक संबंधी हमारे द्वितीयक नातेदार माने जाएंगे क्योंकि वो पत्नी के रिश्तेदार हैं। नेक्स्ट है तृतीयक नातेदारी। तो जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं उन्हें हम अपना तृतीयक नातेदार कहते हैं। तो प्राथमिक नातेदार क्या होते हैं जिसमें किसी का तीसरे का इंटरप्रिटेशन ना हो, जैसे हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये प्राथमिक रिलेशनशिप हो गया, या फिर माँ का उसके बच्चे के साथ, पिता का उसके बच्चे के साथ, ये क्या है, ये प्राथमिक रिश्तेदार में या फिर नातेदार में आ गया। द्वितीयक नातेदार की यदि बात करें तो जैसे हमारे फादर के फादर या फिर फादर की मदर या फिर मदर की मदर, तो ये सब क्या है, हमारे माँ पापा के रिलेशनशिप में आते हैं। तो वे हमारे सेकेंडरी लेवल पे जो रिश्तेदार रिलेटिव किनशिप्स होते हैं उसमें आते हैं। अगर तृतीयक रिश्तेदार की बात करें, नातेदार की बात करें, तो जो हमारे द्वितीयक रिश्तेदार होते हैं उनके जो नातेदार होते हैं उसे तृतीयक नातेदार की श्रेणी में रखा जाता है। यानी हम अपने बहन के पति को अपना द्वितीयक नातेदार कहेंगे, जबकि जीजा के भाई बहन, माता पिता या उनसे प्राथमिक संबंध होने के कारण ये सभी हमारे तृतीयक नातेदार हो जाएंगे। यानी हमारे जीजा तो हमारे द्वितीयक हैं, लेकिन जीजा के जो फैमिली वाले हैं या फिर हमारी
भाभी के जो फैमिली वाले हैं, भाभी तो सेकेंडरी नातेदार होगी, लेकिन जो भाभी की फैमिली वाले हैं वो तृतीयक नातेदार के अंतर्गत आएंगे। तो तृतीयक नातेदार के अंदर आएंगे। तो तृतीयक नातेदार के प्राथमिक संबंधी हमारे चतुर्थ श्रेणी के नातेदार होंगे, जबकि चतुर्थ श्रेणी के नातेदार के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए पांचवी श्रेणी के नातेदार कहे जाएंगे। तो इस प्रकार ये किनशिप की श्रेणियाँ हैं जिसके हिसाब से नातेदारी मतलब रखी जाती है। अब बात करते हैं नातेदारी की रीतियाँ, यानी नातेदारी में कौन कौन से रिचुअल्स पाए जाते हैं। पहला है परिहार। परिहार यानी अवॉइडेंस। नातेदारी व्यवस्था में परिवार का नियम व रीति बहुत ही लोकप्रिय। परिहार का अर्थ है कि कुछ ऐसे रिश्ते जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध को स्थापित करते हैं, साथ ही इस बात का निर्देश देते हैं कि वे एक दूसरे से दूर रहें और पारस्परिक अंतर्क्रिया में यथासंभव प्रत्यक्ष या आमने सामने रहते हुए सक्रिय भाग न ले। इस प्रकार के संबंध में पुत्र वधू सास ससुर का संबंध भी परिहार के अंतर्गत आता है। यानी परिहार अवॉइडेंस यानी अवॉइड करना, ऐसे रिलेशनशिप जिसमें हम ज़्यादातर आमना सामना या फिर डायरेक्ट आकर हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम अपने मतलब कि अपने हस्बैंड के फादर से या फिर अपने हस्बैंड के ब्रदर से कम कांटेक्ट में रहते हैं, यानी जो बड़े होते हैं उनसे अवॉइडेंस रखा जाता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को परिहार में रखा जाता है। नेक्स्ट है परिहास या हंसी मजाक के संबंध। तो परिहास के अंतर्गत दो रिश्तेदारों में परस्पर हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील और भद्दे कथन आदि का समावेश होता है। इस प्रकार के व्यवहार मुख्य रूप से विवाह संबंधों के बीच पाए जाते हैं। परिहास यानी जो हमारे हंसी मजाक, जिनके साथ हम उठते बैठते हंसी मजाक करते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप जैसे जीजा साली परिहास होता है। जीजा साला, देवर भाभी, नंद भाभी के बीच हंसी मजाक के संबंध पाए जाते हैं। इस प्रकार के संबंध में हंसी मजाक ही नहीं बल्कि कभी कभी यौन संबंध भी स्थापित हो जाता है। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाना, नीचा दिखाना, कपड़े फाड़ना सामान्य दिनों में तो होता ही है, परंतु होली व अन्य त्योहारों, विवाह आदि अवसरों पर भी अधिक होता है। तो इस प्रकार के रिश्ते जोकिंग रिलेशनशिप या फिर हंसी मजाक परिहास के रिलेशनशिप में आते हैं। अब बात करते हैं नातेदारी की भूमिका एवं महत्व के बारे में। तो सरल एवं आदिम समाज में नातेदारी एक वास्तविक संस्था है। पार्थ की मानता है कि नातेदारी एक ऐसी छड़ी है जिस पर व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। यह अगणित स्थितियों में उसके व्यवहारों को नियंत्रित करती है। सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, विवाह एवं परिवार के निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली। तो किसी समाज में नातेदारी यह तय करती है कि एक व्यक्ति के विवाह का क्षेत्र या मतलब क्या होगा, कि उसका कहाँ विवाह होगा, किस प्रकार का विवाह होगा, किसे मान्यता दी गई और किसे अमान्यता दी गई। परिवार में रक्त विवाह पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सदस्य हम नातेदार कहते हैं। परिवार का विस्तार नातेदारी का ही विस्तार है। यानी परिवार में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मान्यता और अमान्यता दी जाती है, तो परिवार में रहने वाले व्यक्ति को उन सभी का पालन करना होता है। नेक्स्ट है वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। तो नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होती है। यानी जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे वंशों पूर्वजों से चले आ रहे हैं, हस्तांतरित होते आ रहे हैं। परिवार, वंश, गोत्र, भातृदल एवं अदृश्य नातेदारी के ही विस्तृत स्वरूप है। एक व्यक्ति के पद पर संपत्ति का हस्तांतरण किन लोगों में होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, यह नातेदारी के आधार पर ही तय होता है। पितृवंशी एवं मातृवंशी परिवार में वंश उत्तराधिकार एवं वंश पदाधिकार के नियम भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक हितों की सुरक्षा। तो लूसी मेयर के अनुसार विभिन्न समाजों में स्वीकृत बंधुत्व के बंधन लोगों की खेती तथा जायदाद पर अधिकार, समान हितों की पूर्ति में परस्पर सहायता और सहयोग, दूसरों पर अधिपत्य प्रदान करते हैं। प्राप्त लोगों का यह दायित्व रहता है कि वे आश्रितों का कल्याण करें। तो देखिए, जो ये वंश आधारित एवं पदाधिकार जो निर्धारण करते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली में प्रॉपर्टी है तो उसको किसे देना है, कितने हिस्सों में देना है, ये सभी हमारे फैमिली में या फिर क्योंकि हमारे जो फैमिली से रिलेटेड जो लोग हैं, जो हमारे प्राथमिक और द्वितीयक जो रिश्तेदार होते हैं, उनमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सभी कुछ इसमें किनशिप में आता है। नेक्स्ट आर्थिक हितों की सुरक्षा। तो इसमें ये मतलब लूसी मेयर कह रही हैं कि विभिन्न समाज में जो बंधुत्व के बंधन पाए जाते हैं लोगों, जिसमें लोगों की खेती और जायदाद पर अधिकार, मतलब कि सभी के समान हित होते हैं, एक दूसरे की सहायता और मतलब दूसरों पर ऑर्डर न देना, ये सभी कार्य करते हुए यहाँ पर लोगों को मतलब आश्रित कल्याणकारी कार्य भी कराया जाता है और उनकी हेल्प भी की जाती है।
सामाजिक दायित्व का निर्वाह। तो लोवी के अनुसार एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवाएं देते हैं, जबकि उन्हीं सेवा के लिए हमें बाह्य व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी होती है। यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की कमी हो गई, घर में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, तो हम अपने रिश्तेदार से मांग सकते हैं, जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके विपरीत अगर हम शॉप से कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो हमें पे करना पड़ता है। तो ये भी एक फ़ायदा है। मानसिक संतोष। नातेदार के मनोभाव एक व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। मानवता का इतिहास इस बात का द्योतक है कि एक लंबी अवधि तक मानव जाति नातेदार पर आधारित रहती है। यानी जो हमारा मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है वो हमें एक दूसरे के साथ बैठकर वार्तालाप करके कॉन्वर्सेशन करके एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर भी होता है। नेक्स्ट है मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने अधिकांश अध्ययन नातेदारी से ही प्रारंभ किए थे। यानी जो स्टार्टिंग में जो मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिकल जो लोग थे, विद्वान थे, वो उन्होंने सबसे पहले नातेदारी से ही अपने रिसर्च को स्टार्ट किया था, जिसमें मॉर्गन, मैकलिन, हेनरी मैन, लोवी, फ्रेंच बॉस, मैरिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचॉर्ड, रिवर्स, सेल्गमैन आदि प्रमुख मानवशास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने ही एकाधिक जनजाति की नातेदारी व्यवस्था, परिवार और विवाह आदि से संबंधित रिसर्च की थी, और वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर ही सामाजिक संरचना को समझना चाहते थे। नेक्स्ट है नातेदारी की विशेषता बताइए। तो नातेदारी की विशेषता को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला है नातेदारी विवाह और परिवार के निर्धारण में योगदान करती है। यानी जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे विवाह में भी और परिवार के कल्याण में, उसके निर्धारण में भी योगदान देती है। नातेदारी व्यक्ति के आर्थिक हितों की सुरक्षा और संतुलन में भी सहायक होती है। नातेदारी व्यक्ति के वंश, उत्तराधिकार, पदाधिकार निर्धारण करती है। नातेदारी सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वाह में सहायक होती है। नातेदारी में व्यक्ति को मानसिक सुख, संतुष्टि भी प्राप्त होती है। नातेदारी मानवशास्त्र के ज्ञान में सहायक होती है। नातेदारी सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और उसके संतुलन में भी सहायक होती है। नातेदारी व्यक्ति के लिए मर्यादाओं का निर्धारण भी करती है, या विभिन्न नातेदारी में बंधुत्व भावना का विकास भी करती है। नातेदारी सामूहिक एकता और समरूपता उत्पन्न करने में भी सहायता होती है। तो मोरली ये सभी जो विशेषताएं हैं ये हमारे फैमिलीज़ में पाई जाती है, क्योंकि हम अपने फैमिली में रह के ही हमें मोरल सपोर्ट मिलता है, हमें आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है, एकरूपता, समरूपता भी मिलती है, हमारी जिम्मेदारी जो होती है उनका हमारे माता पिता उनका निर्वहन भी करते हैं, हमें मानसिक सुख भी प्राप्त होता है। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने परिवार में शेयर करके उसका हल निकालने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो ये सभी नातेदारी की विशेषताएँ हैं या फिर हमारे लाइफ का प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं नातेदारी के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, विवाह संबंधी नातेदार और रक्त संबंधी नातेदार। तो विवाह संबंधी नातेदार में यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध केवल पति पत्नी से नहीं होता, बल्कि पत्नी पक्ष के अनेक दूसरों व्यक्तियों से भी होता है। यानी विवाह संबंधी आधार पर जो रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं उसमें केवल व्यक्ति का उसकी पत्नी के मतलब पत्नी के साथ रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि संपूर्ण परिवार मतलब पत्नी के संपूर्ण परिवार के साथ भी होता है। तो अगर उदाहरण के लिए समझे तो यदि मतलब कि आपकी पत्नी के भाई बहन, माता पिता, बहन के बच्चे, भाई की पत्नी, बहन के पति, ये सभी के साथ भी आपका संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार एक स्त्री विवाह के द्वारा केवल पत्नी ही नहीं बनती, बल्कि पति के साथ माता पिता, भाई बहन, नेक्स्ट है रक्त संबंधी नातेदारी। तो रक्त संबंधी नातेदारी में वे रिलेशनशिप आते हैं जो रक्तों के आधार पर या फिर खून के रिश्ते होते हैं। इस स्टडी के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता, उनके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त से संबंधित होने के कारण रक्त संबंधी नातेदार होंगे। इस संबंध में मान्यता ये है कि जिन व्यक्तियों में भी समान रक्त कण के होने की संभावना की जाती है उन्हें रक्त संबंधी नातेदार कहा जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कल्पित और वास्तविक जीवाणु संबंधी बंधों पर आधारित होते हैं। नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा अगर हम कहें तो नातेदारी केवल मात्र स्वजन या फिर वास्तविक ख्याति या फिर कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के बीच एक संबंध को समझा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।